नमस्कार मित्रों, प्योर पॉलिटिक्स के सेगमेंट में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनावों के अंदर कैसा परफॉर्मेंस रहेगा या क्या असर भाजपा डाल सकती है। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा फोकस है साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में कैंपेनिंग पर। और इसका एक कारण है, क्योंकि 2019 के चुनाव परिणामों को अगर आप देखेंगे तो 2019 के चुनाव परिणाम दक्षिण भारत में कुल मिलाकर 130 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39, कर्नाटक में 48, केरल में 20 और पुडुचेरी में 1। इसमें से कुल मिलाकर केवल 30 सीटें भाजपा को आई थी। और उसमें से भी 25 सीटें उसे कर्नाटक में मिली थी, जहां उसका लगभग 51% से ऊपर का वोट शेयर था। अगर हम बाकी राज्यों में बीजेपी के वोट शेयर की बात करें, इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, तो वोट शेयर की अगर बात करें तो तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर 2014 से में कितना था, 2019 में उससे घट गया था। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 5.56% यानी 5.56% था। और 2019 में ये वोट शेयर हो गया 3.66%। आंध्र की बात करें तो 1% से भी कम वोट शेयर 0.96% था। केरल में बीजेपी का वोट शेयर 2014 में 10.45%, 10.45% था, जो बढ़कर 2019 में 12.93% यानी लगभग 13% के आसपास हो गया। कर्नाटक में 43.37% बीजेपी का वोट शेयर 2014 में था, जो 50% क्रॉस कर गए, 51.4% हो गए 2019 में। हमारे साथ आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए एस राजशेखर जी हैं, बेंगलुरु से हैं, कर्नाटक में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से कर्नाटक की राजनीतिक स्थितियों पर नजर रखते रहे हैं। लगातार देश के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं। राजशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, थैंक यू। और हमारे साथ मनोज वर्मा जी भी हैं। मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली में रहते हैं और देश के कई प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं में सीनियर एडिटोरियल पोजीशंस पर काम कर चुके हैं और अभी भी लगातार सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं और लगातार ट्रैवल करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, इसलिए उनको ग्राउंड लेवल की काफी अच्छी जानकारी रहती है। और हमारे साथ पी संदीप जी भी जुड़ेंगे अभी। पी संदीप जी केरल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और पी संदीप जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और तो सबसे पहले राजशेखर जी, आई विल कम टू यू। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि हमारे दो मेहमान दक्षिण भारत से हैं, तो हो सकता है कि वह अंग्रेजी में बोले। हम कोशिश ये करेंगे कि उसका हिंदी में तर्जुमा करें। और हम चूंकि इस प्रोग्राम में चर्चा रखते हैं, ये बहस नहीं है, तो हमारे सभी मेहमानों को एक प्रकार से एक कंफर्ट जोन उनका जो है वो रहना चाहिए कि वो जिस भी भाषा में बेहतर समझे उसको बोले। और मैं बतौर मॉडरेटर, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उसमें से जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं निकाल कर जो है दूसरी भाषा के अंदर, अगर अंग्रेजी में है तो हिंदी तो ये संदीप जी आप राजशेखर जी, ये मुझे लग रहा है कि कोई एक वो आ रहा है, डिस्टरबेंस किसी के उससे आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो राजशेखर जी आप बताइए पहले कि जी। हाउ इज द सिचुएशन लुकिंग इन कर्नाटक। इज बीजेपी गोइंग टू परफॉर्म एज वेल एज इट डिड लास्ट टाइम? Um, BJP is still the largest seat gainer in Karnataka in 2024, also like in 2019. But they may not get 25 seats out of 28 like the previous elections. For a simple reason, they have an understanding with the JDS, who has joined NDA, and they are contesting 3 seats. And also, there is kind of anti-incumbency against some of the members, and there is some confusion among fielding candidates within the party. There's some serious rebel candidates in the state for BJP, but So can you tell some, can you tell the constituencies which BJP had won broadly last time, and which seem to be, BJP might not win, or there is a tough fight there? For example, the seat next to Bangalore, Tumkur, where the sitting MP is Basraj. This time the seat has been given to Somanna. There is a serious rebel within BJP there. And similarly in Chittorgarh, the neighboring constituency next to Tumkur, and also in Davangere, there are some serious repercussions. In Raichur, in North Karnataka, Hyderabad, Karnataka, BV Nayak, new entrant to the BJP, is up against
the sitting MP who has got the ticket. So similarly, we have in Kopal, Kardi Sangana sitting MP has been denied the ticket. So wherever, and in Shimoga, but Shimoga, I'm not very sure how it's going to affect the outcome of the results. But where Yediyurappa's son is contesting, seeking a fourth term, and he's facing senior BJP leader, Western rebel K.S. Ishwarappa, former deputy chief minister. So these are the seats, that that could upset BJP stances. But Shimoga, I'm not very sure, but how much Ishwarappa can really, influence the voter to get elected. तो राजशेखर जी का ये कहना, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पिछली बार बीजेपी की 25 सीटें आई थी, शायद इस बार इतनी सीटें नहीं आएंगी, क्योंकि कई जगह पर बागी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, और थोड़ा सा जो कुछ सिटिंग एमपीज हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। और इसलिए उन्होंने कुछ सीटों के नाम लिए, वो आपने सुने होंगे, जैसे शिमोगा की सीट है, इसके अलावा तुमकुर की सीट है, रायचूर की सीट है। तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर की बीजेपी एक टफ फाइट के अंदर है, और कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले से जो है वो इसका एक लॉजिकल कोरोलरी ये है, इसका एक तार्किक, जिसको आप कह सकते हैं विस्तार, ये है कि अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस खराब होगी तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। संदीप जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लें और हमें ज्वाइन कर लें। तो संदीप जी के पास मैं जाऊंगा। संदीप जी, हमने आपका परिचय पहले ही करवा दिया, पी संदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं फिर से परिचय करवा देता हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और संदीप जी, हमने ये कहा है कि आप अंग्रेजी हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें बात करें। अगर आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो मैं उसका अनुवाद अपने दर्शकों के लिए हिंदी में जो मुख्य बिंदु होंगे कर दूंगा। सो प्लीज स्पीक वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। तो संदीप जी, आपको कैसा लग रहा है? केरल के अंदर हमने चर्चा की थी कि पिछली बार बीजेपी का वोट शेयर करीबन 10.5% से बढ़कर जो है 13% के आसपास हो गया था। इस बार खासकर तिरुवनंतपुरम में काफी चर्चा है। हालांकि कुछ ऐसे वीडियो भी चल रहे हैं जिसमें राजीव चंद्रशेखर अकेले सोशल मीडिया पर, मुझे नहीं पता उसकी वेरासिटी कितनी है, कि जिसमें कि वो अकेले ही पीछे बहुत ही कम लोग हैं उसको कैंपेनिंग में उनके साथ जाने के लिए। दूसरी तरफ जो टेलीविजन रिपोर्टिंग हो रही है उसमें दिखा रहे हैं कि राजीव चंद्रशेखर को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बट ओवरऑल जो है वो कैसा केरल के अंदर, क्योंकि केरल से ही कांग्रेस की 20 में से 19 सीटें, जहां तक मेरा ध्यान है कि केरल से कांग्रेस को मिली थी। तो कांग्रेस की टैली जो है वो पिछली बार जितनी रहती है उससे बढ़ती है घटती है, वो केरल पे बहुत हद तक डिपेंड करेगी। तो मैं दो सीट, केरल का ओवरऑल सिचुएशन क्या है, और खासकर वायनाड से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और वहां से जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा की पत्नी भी लड़ रही है। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन आपको, तिरुवनंतपुरम के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, और कैसा लग रहा है आपको कि आप बीजेपी इस बार ठीक ठाक तरीके से अपना खाता खोल सकती है वहां पर? आपको अनम्यूट करना होगा संदीप जी। संदीप जी, यू विल हैव टू अनम्यूट या। त्रिवेंद्रम का बोलेगा तो अ, ये शशि थरूर का जो 15 साल से वो एमपी है, वहां पे कोई विकास वगैरह उन्होंने नहीं किया है। उसकी वजह से वहां पे बहुत एंटी कम्युनिटी का मूड है, और वो राजीव चंद्रशेखर की तरफ वो जो फ्लोटिंग वोट्स है वो राजीव चंद्रशेखर को मिलने का बहुत चांसेस है, इसे करके जो ग्राउंड रिपोर्ट बोल रहे हैं। और मैं भी त्रिवेंद्रम गए थे, वहां पे जो लोग मेरा चर्चा हुआ उसमें जो लोग राजीव चंद्रशेखर को एक चांस देना है, ऐसे करके लोगों के मन में एक भाव है। तो उसी इसमें मुझे लग रहा है राजीव चंद्रशेखर को एक चांस मिलने का बहुत चांसेस है, और बीजेपी वो सीट जीत कर आने के भी बहुत चांसेस है। और दूसरा तरफ वायनाड का देखेगा तो वायनाड में जो अभी जो मलयालम टीवी चैनल्स का सर्वे वगैरह आए थे, तो जो पिछले बार राहुल गांधी को जो वोट मिला वो इस बार नहीं मिलेगा, ऐसे करके सारे टीवी चैनल्स बोल रहे हैं। उनका जो वोट परसेंट है वो कम होगा, ऐसे करके वो जीतेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर उनको जो वोट शेयर मिला है जो पिछले बार, वो इस बार नहीं मिलने वाला है। तो उनका जो पॉपुलैरिटी कम हो गया है वायनाड के अंदर, ऐसे करके है। तो कल वो जो प्रचार के लिए 1-2 दिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने वाला है, तो उससे भी ज्यादा फायदा होने का चांसेस नहीं है। लगातार जो सर्वेस आ रहे हैं, अलग अलग चैनल्स का सर्वेस आ रहे हैं, तो वो सब में बोल रहे हैं राहुल गांधी का जो वोट शेयर है वो कम होगा, ऐसे करके।
लास्ट टाइम राहुल गांधी के खिलाफ जो बीजेपी का जो एनडीए का कैंडिडेट था, उनको अराउंड 7-8% वोट मिले थे। इस बार वो भी ऊपर जाएगा। जो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट वहां पे लड़ रहे हैं, उनका जो वोट परसेंट, सम टीवी चैनल्स आर सेइंग दैट इस वोट शेयर में गो अप टू 17%। सो माने ऑलमोस्ट डबल हो जाए, तो वो एक चेंज है। मेरे हिसाब से वो होने का संभावना है। और पूरा जो केरल में देखेगा तो केरल में लास्ट टाइम 19 आउट ऑफ 20 यूडीएफ को मिले थे, या कांग्रेस और उनकी जो सहयोगी दलों को मिले थे। उसमें भी बहुत कमी आने का चांसेस है। और देयर इज ए एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट अमॉन्ग द पीपल, एंड वो उसका फायदा लेने के लिए लेफ्ट को भी वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दिस इज द सेकंड कॉन्सेक्यूटिव टाइम दे आर इन पावर। सो लेफ्ट गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक एंटी सेंटिमेंट है। तो मोदी जी और बीजेपी का पॉपुलैरिटी भी बढ़ रहा है, खास करके मोदी जी का पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो इसमें एक हवा बनने का, और इफ इट इज नॉट सुनामी, there will be some kind of wave, and that wave may help to BJP. That is what my prediction. मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ तेलंगाना, और पहले तेलंगाना की बात करते हैं, फिर आंध्र की बात करते हैं। तो तेलंगाना में एक हमने बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखा जब तेलंगाना के विधानसभा चुनाव हुए थे। उससे पहले बीजेपी बहुत अपस्विंग में थी तेलंगाना में, और अचानक विधानसभा चुनावों से पहले तेलंगाना में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको रिप्लेस कर दिया गया, और उसके बाद ऐसा लगा कि बीजेपी ने अपना मोमेंटम लूज कर दिया है। और बहुत सारे लोगों को, एनालिस्ट को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ कि आपने जो है वो बंदी संजय जो है उनको प्लेस करके किशन रेड्डी जो है उन्हें भेज दिया। हालांकि जी किशन रेड्डी भी कैपेबल नेता है, पुराने नेता है। तो ये तेलंगाना में डू यू थिंक बीजेपी हैज रिकवर्ड? आपको लगता है कि बीजेपी ने रिकवर कर लिया है? और खासकर माधवीलता की जो सीट है हैदराबाद की, हालांकि ऐसा माना जा रहा है जीतना मुश्किल है वहां के डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखते हुए, बट इट हैज बिकम हाई प्रोफाइल सीट। और तो आपको लगता है कि क्योंकि तेलंगाना में लड़ाई इस बात की भी है कि कांग्रेस पावर में है, तो नंबर 2 के ऊपर जो है वो बीआरएस रहेगी, या नंबर 2 के ऊपर जो है वो बीजेपी रहेगी? बीआरएस से काफी नेता छोड़ के गए हैं हाल फिलहाल में, और लगता है कि बीआरएस इज ऑन यू नो जो है डाउन हिल जो है। तो आपको क्या लग रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है? लगभग अगर हम वोट शेयर बढ़ेगा या घटेगा, सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी, और लॉन्ग रन में इसके क्या इम्प्लीकेशन? अनम्यूट करना होगा मनोज जी, आप मनोज जी अनम्यूट। हाँ जी बिल्कुल। जहां तक तेलंगाना का सवाल है अरुण जी, तो तेलंगाना एक ऐसा राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहूंगा जहां पर कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदें रही हैं। और वो उम्मीद केवल उम्मीद की नहीं रही है, बल्कि ग्राउंड पे पार्टी ने करके दिखाया भी है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीती थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत जो है वो तेलंगाना में लगातार बढ़ा है। जहां तक बात में पिछले विधानसभा, हाल के विधानसभा चुनाव की बात की जाए, निश्चित तौर पर तेलंगाना में भी और तेलंगाना के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी को बीआरएस के विकल्प के रूप में तेलंगाना में देखा जा रहा था। और एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो हैदराबाद में बैठक हुई थी, आखिरी बैठक, उसमें एक इस तरह का विश्वास भी उभर के आ रहा था कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन विधानसभा में जो कुछ परिणाम उभर के सामने आए, उसने ना केवल तेलंगाना में और राजनीतिक विश्लेषकों को, वरन पार्टी को भी निराश किया। और मैं ये कहूंगा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो तेलंगाना के नेता हैं, इनके आपसी की जो खींचतान थी, जो गुटबाजी थी, उसने नुकसान पहुंचाने का काम पार्टी को किया। पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व था, उसकी नीति और रीति तेलंगाना को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थी।
लेकिन देखिए ग्राउंड पे जो राजनीति होगी वो तेलंगाना के भाजपा नेताओं को ही संभालनी पड़ेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है। नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा तेलंगाना में भी काम करता है और इसीलिए पार्टी ने 2019 में 4 लोकसभा सीटें जीती। इस बार भी मुझे लग रहा है जितनी रैलियां हो रही हैं प्रधानमंत्री जी की दक्षिण भारत में, उसमें हमें अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, उनकी गारंटी पे भरोसा भी करते हैं। लेकिन तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से 4 जो लोकसभा सीटें थी वो बढ़ के 5 हो सकती हैं या आगे भी बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर गुटबाजी रहेगी तो उसका नुकसान भी तेलंगाना में पार्टी को हो सकता है। कांग्रेस ने बहुत अच्छा कमबैक किया है तेलंगाना में, परिणाम सबके सामने है। जाहिर तौर पे जो बीआरएस है, बीआरएस की स्थिति में बहुत तेजी के साथ गिरावट आई है। अगर देखिए बीआरएस मजबूत होती, उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता। लेकिन मुझे लगता है कि बीआरएस का जो समर्थक वर्ग था वो तेजी के साथ कांग्रेस में गया है। लड़ाई बीआरएस मतलब भारत राष्ट्र समिति, जिसे तेलंगाना राष्ट्र समिति पहले कहा जाता था, उसके और कांग्रेस के बीच होती थी। लेकिन भारत राष्ट्र समिति, तेलंगाना राष्ट्र समिति का जो वोटर है, जो समर्थक वर्ग है, वो बहुत तेजी के साथ कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है, जो बीजेपी की तरफ होना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि स्थानीय लेवल पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच की गुटबाजी रही है, उसने पार्टी की संभावनाओं को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने का काम तेलंगाना में किया है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता तेलंगाना में उस कमी को भरपाई करेगी। और आंध्र प्रदेश के बारे में आपको क्या लगता है मनोज जी कि देखिए आंध्र प्रदेश क्योंकि वहां टीडीपी के साथ अलायंस किया है बीजेपी ने? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आंध्र प्रदेश एक चुनौती वाला राज्य रहा है अपने दम पर अगर बात की जाए। लेकिन टीडीपी के साथ जब भी गठबंधन हुआ है तो दोनों दलों को इसका फायदा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश में, जो तेलंगाना से सटा हुआ ही राज्य है, कभी दोनों एक राज्य हुआ करते थे, और भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प भी रहा कि तेलंगाना अलग राज्य बने, और संसद में भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन भी किया। लेकिन जहां तक ग्राउंड की बात है तो पवन कल्याण जी की जो पार्टी है, जन सेना जो उनकी पार्टी है, जो उन्होंने बनाई है, उसके साथ टीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है, और निश्चित तौर पे उस गठबंधन का नेतृत्व तेलुगु देशम पार्टी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने अच्छे रिश्ते तेलुगु देशम के साथ हैं, उतने ही अच्छे रिश्ते उनके जगन रेड्डी के साथ भी रहे हैं। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक संतुलन की राजनीति आंध्र प्रदेश में करती रही है, क्योंकि जो भी वहां पर लीड या तो टीडीपी वहां पर करेगी राज्य को, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी वहां पर हो रहे हैं, या फिर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी उसको लीड करेगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी संभावनाएं बढ़ाने की बहुत यहां पर संभावनाएं हैं। और मैं समझता हूं अगर परिणाम अच्छे रहे तो 3 से 4 सीटों का लाभ, लोकसभा की सीटों का लाभ आंध्र प्रदेश में बीजेपी को मिल सकता है। राजशेखर जी, now we'll come to this thing that what has gone wrong with the बीजेपी इन कर्नाटक? बीजेपी के साथ कर्नाटक में दिक्कत क्या हो रही है कि हम लगातार देख रहे हैं कि क्योंकि कर्नाटक को तो माना जा रहा था कि इट्स एन एंट्री पॉइंट फॉर बीजेपी जो है टू साउथ इंडिया, लेकिन वहीं पर जो है वो बीजेपी पिछले कुछ सालों में जो है वो इट इज सीम्स टू बी फ्लाउंडरिंग जो है। तो ये जो एक बाकी सब स्टेट्स में जहां बीजेपी ने डोमिनेट किया है वहां वो कंसोलिडेट कर रही है और ज्यादा अपने डोमिनेशन को बढ़ा रही है। कर्नाटक आई वुड से इज द ओनली स्टेट जो है जहां पे कि बीजेपी की एक डोमिनेंट पोजीशन लोकसभा में थी एंड नाउ इट सीम्स टू बी रिसीडिंग। सो लेट्स लुक एट बेसिकली व्हाट आर द रीजंस। आपको क्या लगता है कि इसके क्या क्या कारण है कि बीजेपी की 2019 के मुकाबले कर्नाटक में स्थिति पहले से कमजोर हुई? आप अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए राजशेखर जी। जी। The one thing that has not changed in Karnataka, like rest of the country, is Modi's popularity. So whatever that BJP is gaining is mainly attributed to Modi ji and his work as a prime minister. So what has happened in Karnataka, local BJP, a lot of maladministration in the previous assembly elections that led to the dropping very, very badly. And despite Modi ji campaigning for so many times in Karnataka.
the image was so dented that it was very difficult even for the Prime Minister to change it. In Lok Sabha elections, the state has always voted wisely in terms of the country and nation's aspirations. So even in these elections like 2019, 2024 also, BJP will be a dominant party and they will win more number of seats, but they may not win the same number of seats, obviously because of anti-incumbency, some dissidence activities within the party, as well as because the Congress is in government, so they want to do something good to show to their bosses in Delhi. So they had only one seat last time. That they're in a very tough situation to retain that seat. Bangalore rural, where Dr. Manjunath, the son-in-law of former Prime Minister S. Devagowda, is contesting as a BJP candidate, and against our Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar's brother, D.K. Suresh. That was the only Congress seat that Karnataka had in 2019. So as a situation, so this time it is not because of anything wrong from the party as such, but because of within internal misunderstandings, rebellions, but the chances of that there seems to be a lot of factionalism also, because there is a distinct lobby which is saying that Yediyurappa Yediyurappa, I mean, as party, kind of basically is dominating the party. Absolutely, And he's a old. it's Yediyurappa faction versus the other faction, and surprisingly, it seems that BJP has not the BJP top leadership. Despite making interventions, the situation doesn't seem to be getting. Is the situation getting under control, or is it The status quo, situation or is is it getting worse? no, it is by and large under control because it's a parliament election. So parliament elections, people in Karnataka look at Modi ji, not at the MP candidates or the local leaders. So despite all the rebels, I think most of the party MPs are likely to make it just because of Modi and nobody else. And similarly, the Yediyurappa situation is Yediyurappa is kind of you cannot ignore him, you cannot keep him, you cannot do anything with him. It's like you cannot swallow, you cannot throw kind of a situation. So Lingayats, the mainstay of the BJP for a long time. And thanks to late Anant Kumar, who brought in all other castes also, Dalits and OBCs, because he was the first to realize that without the caste combinations, we cannot come to power in Karnataka. So Anant Kumar did a lot of work when he was a state president in the past. And Yediyurappa also contributed to bring Lingayats together. So now what has happened, there is a dissensions among the Lingayats. One of the Swamiji, prominent Swamiji of Pakireshwara Martin Shirati, where Bommai comes from, Basuraj Bommai comes from, has rebelled. I mean, not rebelled in the sense, he's been speaking against Prahlad Joshi, Union Minister, saying that the Lingayats have been ignored and Brahmin has been given a ticket, kind of a thing. So this is also kind of the Congress is trying to fish in the troubled waters. They want to field him as a candidate and win all the 5 seats around that Dharwad constituency. So this is a situation. This is a very tough challenge for Yediyurappa to ensure that the Lingayats stay with the party. That is his USP. If he loses that, what he can bring to the party, that is gone. So the rival faction, I think, by and large, is keeping very quiet. They may not be active. They are not working against Yediyurappa or BJP openly, but they're keeping very quiet. So we don't know how the storm will inside the water is. So that is that will decide. But yeah, the only image of the local leaders has dented a lot, but they can be saved by Prime Minister. That is the situation. Yeah, Sandeep ji, are you there? I think we'll connect with Sandeep ji. तो मनोज जी, अब हम इस चीज के ऊपर आते हैं, या संदीप जी से मैं कमेंट लेता हूँ, फिर मनोज जी आपसे क्लोजिंग कमेंट्स लूंगा जो है। संदीप जी, आई जस्ट वांट टू नो, कैन यू एक्सप्लेन दिस डाइकोटॉमी टू आवर व्यूअर्स? हमारे एक बड़ा अजीब सी स्थिति है कि अमूमन ये माना जाता है कि चूंकि संघ एक आइडियोलॉजिकल मेंटर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी का, केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केरल उन प्रदेशों में से है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत ही मजबूत स्थिति में है, लेकिन बीजेपी जो है वो अभी तक जो है वो इलेक्टोरली जो है वो एक जो है वो डेंट नहीं कर पाई है उसमें। तो क्या कोई
क्या क्या बहुत सारे बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि जहां संघ मजबूत होता है वहां भाजपा भी मजबूत होती है, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता हैं तो वो स्वाभाविक रूप से एक उनका एक झुकाव रहता है भाजपा के लिए काम करने का। लेकिन संघ के इतना मजबूत होने के बावजूद भाजपा वहां पर क्यों सीटों की दृष्टि से मजबूत नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वहां पर एक बड़ी संख्या क्रिश्चियंस की है, वहां पर एक बड़ी संख्या मुस्लिम की है, तो लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर एक ऐसा माना जा रहा है कि जो क्रिश्चियंस हैं उनका एक अलाइनमेंट वहां की जो हिंदू पॉपुलेशन है उसके साथ हो रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी का ग्राफ जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ेगा। और अगर ऐसा अलाइनमेंट हो रहा है तो क्रिश्चियंस का वोट शिफ्ट होने से और ये जो अलाइनमेंट हो रहा है उससे यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कांग्रेस लीड करती है, और एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो लेफ्ट पार्टीज लीड करती हैं, इन दोनों में से किसको ज्यादा नुकसान हो रहा है? तो ये आप दोनों प्रश्नों का मेरे जो है वो अगर उत्तर दे सके। एक तो संघ की बेसिकली देखेगा तो संघ का एक सबसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम केरल पे है। पर प्रॉब्लम यह है केरल में सब लोगों को पॉलिटिक्स है। एक घर पे देखेगा तो एक दो या तीन पॉलिटिकल धारा की लोग एक ही घर में रहेगी, क्योंकि अपने आप को एक पॉलिटिकल लाइन है वो लाइन कीप करके रहते हैं। जो एक ही घर पे संघ को सपोर्ट करने वाला भी मिलेगा, सीपीएम का सपोर्ट करने वाला भी मिलेगा, कांग्रेस की सपोर्ट करने वाला भी मिलेगा। ऐसे करके हर एक व्यक्ति को अपना पॉलिटिकल जो पोजिशनिंग है या आइडियोलॉजिकली है, ऐसे करके लोगों को हम लोग पूरा केरल में मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिकली डिवाइडेड स्टेट है। इवन फैमिलीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। तो उसकी वजह से जो नंबर वाइज जो संघ की शाखा बढ़ा वो सब हुआ होता भी जो उसको वोट में ट्रांसलेट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन वो है। और दूसरा ये है आइडियोलॉजिकल कैंपेन, संघ के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ जो कैंपेन चल रहा है मेनली थ्रू द मेन स्ट्रीम मीडिया को पूरा जो लेफ्ट जो अदर इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं। उसकी वजह से जो भी न्यूज आ रहे हैं दे आर ट्विस्टिंग द न्यूज, subtly they are twisting the news and pitching against बीजेपी और संघ। तो संघ के या बीजेपी के बारे में एक भय पैदा किया है केरल के अंदर, खास करके जो क्रिश्चियन या मुस्लिम कम्युनिटी और विद इन जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी एक भय की वातावरण पैदा किए थे। उसकी वजह से वो ट्रांसलेट होने में वोट की इसमें ट्रांसलेट होने में बहुत समय ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को डीपली जो नजदीक से जो अंडरस्टैंडिंग वो मिलना चाहिए, वो प्रॉब्लम है। वो अभी दूर हो रहे, लोग बीजेपी की तरफ से भी आ रहे। पर और एक विषय है वोट का ट्रांसफर ऑफ वोट्स, सीपीएम या यूडीएफ एलडीएफ को वोट ट्रांसफर करेंगे, एलडीएफ यूडीएफ को ट्रांसफर करेंगे क्योंकि बीजेपी जीतेगा, ऐसे करके एक सिचुएशन आएगा तो वो ट्रांसफर भी होते हैं। और कम्युनिटी वाइज भी जो मुस्लिम या क्रिश्चियन कम्युनिटीज एन ब्लॉक जो बीजेपी को हराने के लिए वोटिंग करने का एक पैटर्न भी हम लोग ऑब्जर्व किया है, खास करके लास्ट टाइम और उसके पहले की जो इलेक्शन में वगैरह ट्रिवेंड्रम कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ। ये पूरा बेल्ट एक ही तरफ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को वोट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को हराना है। 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी आगे आ गया, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पर्टिकुलर कम्युनिटी डोमिनेटेड जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पूरा जो शेषु तरूर को वोट किया। ऐसे पैटर्न हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। और आपका दूसरा सवाल जो क्रिश्चियन या लव जिहाद का विषय देखेगा तो जो इस्लामिक टेररिज्म और लव जिहाद काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर ग्रोइंग इन अ बिग वे केरल में हो रहे, खास करके ये वेस्ट एशिया की कनेक्ट से वजह से वो बहुत बढ़ रहे हैं। तो पीपल आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे कंसर्न्स है, इवन देयर लीडर्स आर एक्सप्रेसिंग देयर कंसर्न, ओपनली आके बोल रहे ये बहुत
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इसे करके। फिर भी जो कैंपेन की वजह से एक साइकोलॉजिकल वो एक गैप बनाया है बिटवीन संघ, बीजेपी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज, वो लोगों को ओपनली, इतना ओपनली आना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो लोग आगे एक स्टेप आगे करने के लिए जब कोशिश करेगा, एक साइड से पूरा प्रचार शुरू होगा, क्योंकि रिसेंटली व्हेन क्रिश्चियन कम्युनिटी बिशप्स एंड ऑल केम फॉरवर्ड डिस्कसिंग वेरियस थिंग्स, देन मणिपुर को उठा के बहुत बड़ा एक भय का वातावरण क्रिएट करने के लिए कोशिश हुआ। तो ऐसे करके हो रहा है। अभी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का, जो सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी का इडुक्की डायोसिस है, वो लोग लव जिहाद जो केरला स्टोरी मूवी स्क्रीन किया, और अनदर डायोसिस, तामरश्री डायोसिस is planning to screen that movie. Like even the Christian church is coming forward to screen the movie Kerala Story, so that people will get a perception about what is happening inside Kerala. So they are watching it very seriously. And Christian community के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, particularly there is an organization called CASA. Such organizations are advocating that they need to align with Sangh or BJP kind of organization to save Kerala and to ensure their existence in Kerala, peaceful coexistence in Kerala. They, at least a section of Christian community has realized that their existence in Kerala is in danger, and they can exist peacefully in Kerala only by aligning with the Hindus and the nationalist organization. That's a situation emerging in Kerala. मनोज जी, ये क्लोजिंग कमेंट्स ऑन दिस थिंग, आपके जो है वो क्लोजिंग कमेंट्स जो है, ओवरऑल प्रधानमंत्री खासकर जो है वो दक्षिण में जा रहे हैं। एक बात ये मानी जा रही है कि ये 2024 को लेकर इतना ज्यादा फोकस नहीं है, शायद 2024 में तो ये माना ही जा रहा है कि होगा फोकस। और थोड़ा सा हम तमिलनाडु के विषय में भी जो है वो चर्चा कर लेते हैं, आप बताएं। और इसमें मैं राजशेखर जी से भी लूंगा एक क्लोजिंग कमेंट जो है खासकर तमिलनाडु के ऊपर। तो तमिलनाडु में माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार डबल डिजिट के अंदर उसका वोट शेयर जो है वो आ सकता है, जो एक तरीके से 10% का उछाल होगा और सीटों में कन्वर्ट हो सकता है। पर क्या ये 2024 का फोकस है, या ये 2029 का, या 2034 का? जैसे प्रधानमंत्री ने हाल ही में इंडिया टुडे के कार्यक्रम में कहा था कि आप जो है जरा पता लगाइए कि मोदी क्या चीज है, कि आप 2029 की बात कर रहे हो, मैं 2047 के बारे में सोच रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है दक्षिण भारत को लेकर भाजपा का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और जो प्रधानमंत्री मोदी की जो सोच है वो क्या है ओवरऑल साउथ में इलेक्टोरली बीजेपी को लेकर? देखिए, जहां तक अगर दक्षिण भारत की मैं पूरी बात करूं, जो 130 सीटों का जिक्र आपने किया था, जिसमें से 2019 को चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 30 सीटें वहां पर जीती थी। अगर प्रधानमंत्री के विजन की हम बात करें तो दक्षिण भारत को लेकर प्रधानमंत्री का जो विजन है, जो उनकी विकास को लेकर अवधारणा है, दक्षिण भारत को लेकर जो उनकी संस्कृति और भाषा को लेकर अवधारणा है, वो ठीक वैसी है जैसी पूरे भारत के बारे में है। प्रधानमंत्री उतने ही गंभीर हैं दक्षिण भारत को लेकर जितने पूरे देश को लेकर है, और उनकी इस गंभीरता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इस साल के पहले 4 महीने की मैं बात करूं तो कम से कम वो 100 दिन में से 30-35 दिन दक्षिण भारत के दौरे पर रहे हैं। मेरे ख्याल, मुझे 3 दशकों की पत्रकारिता में इतना प्रधानमंत्री जिसने दक्षिण भारत के दौरे किए हों, विकास की दृष्टि से योजनाओं का ऐलान किया हो, शुभारंभ किया हो, उद्घाटन किया हो, शुरू की हो, ऐसे प्रधानमंत्री मैंने 30 साल में नहीं देखे। जहां तक बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु में निश्चित रूप से इस बार यह बात तय है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बहुत अच्छा बढ़ने वाला, लेकिन यह सीट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा, इस पे एक सवालिया निशान दोनों तरफ से लोग लगाते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में की जो अब तक राजनीति रही है वो 2 ध्रुव पे केंद्रित रही। एक जो हम कहेंगे डीएमके और दूसरी एआईडीएमके। एआईडीएमके में जयललिता जी के स्वर्गवास के बाद पार्टी कई खंडों में बट गई है, तो अब एक पार्टी बची जिसके नेतृत्व में वहां पर इंडिया गठबंधन है, वो है डीएमके।
स्टालिन साहब जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, वो स्पेस जो जयललिता जी के निधन के बाद खाली हुआ, भारतीय जनता पार्टी इस बार उस स्पेस को भरने की कोशिश कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तमिलनाडु में एक नया प्रयोग किया। एआईडीएमके के साथ उसने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन एक गठबंधन और बनाया जो स्थानीय दलों के साथ मिलकर बनाया। तो मुझे लगता है कि इस गठबंधन में तमिलनाडु में अलग अलग पॉकेट्स में, चाहे मैं बात करूं अंबुमणि रामदास जी की बात करूं, एक अच्छे पॉकेट में वो अपना आधार रखते हैं, खुद जीत के आते हैं, एक दो सीटों को और प्रभावित करने की हैसियत रखते हैं। दीनाकरण जी वहां के नेता हैं, उनकी पार्टी से भी भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस किया है, गठबंधन किया है। और बीजेपी को भी अगर आप देखिए तो 5 से 7% तक वोट अब तक मिलता रहा है। अगर इस गठबंधन के जरिए हम बात करें तो करीब, अगर ओवरऑल गठबंधन की बात की जाए तो एक वहां पर डीएमके का विकल्प बनने की इस गठबंधन में ताकत है, अगर मैं 29 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से बात करूं। लेकिन आज हम लोकसभा चुनाव की जब बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु में करीब 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन कोई बड़ा उलटफेर कर दे तो हम चौंके नहीं, क्योंकि 2019 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी लोग इसी प्रकार के सवाल उठाते थे और बीजेपी ने 18 सीटें पश्चिम बंगाल में जीतकर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको चौंकाया था। तो मुझे लगता है कि इस बार चौंकाने वाले परिणाम अगर तमिलनाडु से आए, जो हम बात कर रहे हैं केरल में खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, तमिलनाडु में हो सकता है बीजेपी गठबंधन अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां लोकसभा चुनाव में करे। So we'll take a quick comment from Sandeep ji because he wanted to comment on Tamil Nadu. Wanted to add to. तो संदीप जी जो है वो तमिलनाडु के उस पर ऐड करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनका कनेक्शन जो है वो हो गया। तो संदीप जी आप हैं? संदीप जी, तो ठीक है, हम राजशेखर जी आपसे पहले कौन, हाँ संदीप जी आ गए। संदीप जी हाँ बताइए, व्हाट डू आप कुछ तमिलनाडु के विषय में कहना चाह रहे थे, फिर हम राजशेखर जी से क्लोजिंग कमेंट लेंगे जी। नो, मेरा मतलब ये था, जो तमिलनाडु को गिरेगा तो इस बार जो मोदी जी का पॉपुलरिटी, वो मोदी एक वातावरण क्रिएट किए थे, वो अभी नहीं है। जो मोदी जी के बारे में एक अच्छा ये है, सेंटिमेंट है लोगों के बीच में, और लोग वोट देने के लिए तैयार है। और मैं आज सुबह भी बात कर रहे थे, जो प्रचार में जो लोग जा रहे हैं वो लोगों का अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ा ये है। और लाइक नॉर्थ में जो डबल इंजन सरकार के बारे में वगैरह बोल रहे हैं, वैसे तमिलनाडु का सिचुएशन ये है, एक तो मोदी जी एक एडवांटेज है, दूसरा अन्नामलाई एक एडवांटेज है। एक डिसिसिव लीडर के नाते, एक अच्छा कम्युनिकेटर के नाते अन्नामलाई इज एमर्जिंग वेरी फास्ट। वो बीजेपी के लिए, जो बीजेपी को अभी तक वैसे एक एडवांटेज नहीं था, जैसे जो जो पास वाले घर की एक लड़का ऐसे करके एक जो फीलिंग है, अच्छा एक नेता ऐसे करके एक फीलिंग अन्नामलाई के बारे में है, that is going to help BJP in a big way. So I think in Tamil Nadu also BJP has this twin engine effect, Annamalai and Modi ji, and that is going to help BJP in a bigger way. So closing comments from राजशेखर जी। राजशेखर जी, आई जस्ट वांटेड टू, मैं ये जानना चाहता हूँ अन्नामलाई के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। डू यू सी हिम एज अ पोटेंशियल प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट? हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली और दिस थिंग, लेकिन ये बात मानी जा रही है कि सो हाउ डू यू एंड व्हाट इज द बज, मतलब एक तो आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज द बज अराउंड बेसिकली अन्नामलाई in the south of Vindhyas? Yeah, he was a Karnataka cadre IPS officer. I know him quite well. So if he becomes prime minister, I'll be happy because somebody from south has become prime minister third time. So that is that. It's too early to speak about him becoming prime minister and all. But क्या वो prime minister material है? मतलब do you feel the buzz is around him? It's too early because he was in service for about 15 years, 10-15 years. We could say he was an effective officer. He's in politics for last 2 years now. It's too early in politics to say that no, he's going to be a prime ministerial candidate.
It took Modi 20 years to make him a prime minister after being chief minister in Gujarat. So it is not that easy to say that no, it's going to be, I mean, to make somebody happy, to make Annamalai happy, we can say that. But it is a serious job. And Rahul Gandhi, we know how he's trying to become prime minister, and people are not accepting him. So it is not that easy. So I think the immediate challenge of Annamalai is to ensure that no vote share is increased in Tamil Nadu. At least they win 1 or 2 seats. I think for Tamil Nadu, BJP requires that one spark of that particular alliance, like how Karnataka got it in 1999 when JD split into JDS and JD United. जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन हो गया बीजेपी एंड जेडीयू. BJP was a minor party that time. They contested around 80 seats or so, but they won more number of seats than the JDU, and by next elections JDU was not there. So that's how the Lingayat base, the entire Lingayat base, which was with JDU, Ramakrishna Heggade and Desh Patel ji, they came to BJP fold. So I think that something like that has to happen in Tamil Nadu, because it's a tougher state than Karnataka. We have in Karnataka, we had a history of Jansang, we had a history of Sangha, very strongly rooted. So that is not there in Tamil Nadu. They're trying to sowing the seeds now, and they need that one spark, one particular party which take the BJP to people and ensure that they win seats in assembly as well as in parliament. So then we can really talk about Annamalai, whether he is going to be chief minister of Tamil Nadu or prime minister. So it's right now it's too early. कुल मिलाकर राजशेखर जी का ये कहना है कि अभी जल्दी होगी कहना अन्नामलाई के विषय में, और बात उनकी ठीक है। और जो कर्नाटक के सिंघम जिन्हें कहा जाता है, बट ये कहा जा सकता है कि ये एक सुखद घटना है। उनका राजनीतिक जो है वो क्षेत्र में जिस तरीके से उनका राजनीति के क्षितिज पर उदय हुआ है, उसका कारण सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो बीजेपी को साउथ के अंदर या तमिलनाडु के अंदर एक मजबूती दिला सकते हैं। एक बड़े ही सामान्य परिवार से निकला हुआ व्यक्ति जो आईपीएस बनता है और उसके बाद अच्छा काम करता है और उसके बाद राजनीति में जाता है और राजनीति में उसे स्वीकार्यता मिलती है, तो ये राजनीति के अंदर अच्छे लोगों के आने के लिए एक अच्छा साइन है कि ऐसा नहीं है कि राजनीति सिर्फ खराब लोगों का या लंपट या धूर्त लोगों का ही जो है वो काम है, लेकिन एक अच्छे पढ़े लिखे जो कि इस देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बात है। जी राजशेखर। So, but just to add that what you said, sir, the Annamalai has really become the mascot of BJP in Tamil Nadu, which was lacking all these days. A leader with a face, he has become that face. So that is a credit that he has got for BJP in Tamil Nadu. Yeah. तो हम आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करेंगे, और राजशेखर जी, संदीप जी, मनोज जी, आप सबने अपना समय निकाला और बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से हमारा ये आग्रह है कि अगर आप हमारे पैनलिस्ट से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनके तक प्रश्न ले जाएंगे और आपके तक उत्तर लाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्योर पॉलिटिक्स के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ आप सबके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।